मैं हूं प्रोफेसर राकेश चौहान, यूनिवर्सल लर्निंग सेंटर नागपुर। स्वागत है आपका मुलाकात हम और आप में। तो स्वागत है सर आपका हमारे शो में। तो हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले थे कि अगर मान लो कि राहुल गांधी इनको पीएम बनने का मौका दिया जाए तो क्या भारत का विकास होगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है राकेश सर। क्या अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री अगर बनते हैं तो क्या देश का विकास होगा? जी देखिए राकेश सर, पहले एक बात जनता को समझनी होगी, ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है। भारत जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है। और यहाँ का जो लोकतांत्रिक इलेक्शन होता है ये सबसे बड़ा इलेक्शन होता है दुनिया का। अब इसमें जो माननीय श्री राहुल गांधी जी है, इनका कंपैरिजन मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करूंगा, क्योंकि इस देश का भविष्य चुनती है इस देश की जनता। अगर जनता बनाना जानती है तो गिराना भी जानती है। अभी जो विकास की बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो पिछले 10 साल में जो कार्य किया है वो उन्हें करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करते तो ये 10 साल रह ही नहीं पाते। बिल्कुल। जनता इन्हें आने वाले 5 साल का मौका देती ही नहीं राकेश सर जी। उसी तरह किसी तरह अगर कांग्रेस भी चुनकर अगर आ जाती है और राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो राहुल गांधी जी ने, मैं एक ही सलाह दूंगा सर, कि अगर उनको पीछ पर टिके रहना है और प्रधानमंत्री अगर बन गए तो बीजेपी से 4 गुना तेजी से इस देश का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जनता देखती है डेवलपमेंट, विकास, रोजगार, छोटी छोटी समस्याएं है। अगर राहुल गांधी जी चुनकर आते हैं, कांग्रेस चुनकर आती है और अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको जाहिर सी बात है विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जनता जनार्दन है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जैसे उनकी स्पीच और उनकी सभाएं जो हो रही है, उन सभाओं में उन कह रहे हैं जैसे कि मोदी जी जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, जनता उनके साथ है। फिर भी जो मैं युवा वर्ग के लिए कहना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया है। जी हाँ। और देश का जो जवान है वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है। तो इस विषय पर आप क्या कहोगे? देखिए, इस विषय पर मैं इतना कहूंगा भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये तो जरूरी नहीं है कि देश के हर युवा को सरकारी ड्यूटी मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि इस देश का हर युवा सरकारी ड्यूटी ही कर रहा है। जो सरकारी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्या वो ठीक तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है और सरकारी संस्थाएं जो है बंद हो रही है। जैसे उन्होंने कहा कि देश जो है अंबानी और अडानी के हाथ में जा रहा है, जिस कारण से जो है कि प्राइवेटाइजेशन जो बढ़ेगा, मतलब कि सामने चलकर जो है, जैसे कि अभी हम लोग सुनने में आ रहा है कि घरों घर में प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं। जी हाँ। इलेक्ट्रिक के प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं, तो रिचार्ज करना पड़ेगा। जी। तो कहीं ना कहीं जो है गरीब जनता जो है इससे भी परेशान होगी। तो ये सब क्या है? देखिए सर, मैं इस बारे में आपको एक ही बात कहूंगा कि आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा है। यहाँ पर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब अगर तुम्हें जीना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो किसी बच्चे का अपने कंपनी में चुनाव करना चाहती है
और 10 बच्चे अगर है और 10 बच्चों में से 4 बच्चों का उनको सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के लिए जो 10 बच्चे हैं उनमें से 5 बच्चों को 90% मार्क है और बाकी के जो 5 बच्चे बचे हैं उनको 35% मार्क है। तो कोई भी कंपनी सिलेक्शन किसका करेगी राकेश सर? जाहिर सी बात है, जो एलिजिबल है अच्छे मार्क्स चुन लेता है। जी हाँ, जिनमें काबिलियत है। अब वो 90% मार्क जिस विद्यार्थी को मिले हैं और जिसे 35% मार्क मिले हैं, उसके पीछे की क्या वजह है आप जानते हो। उस बच्चे ने रात दिन मेहनत की, पढ़ाई की, और मैं भी एक टीचर हूं, मुझे पता है। तो जाहिर सी बात है उन 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी के जो है 35% जिन्होंने लिया है वो नौकरी 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 करते रहेंगे, लेकिन उन्हें नौकरी मिल सकती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डार्विन के सिद्धांत के बारे में बताया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब जानवरों को भी अगर शेर, मैं शेर की बात करता हूँ, शेर को भी अगर भूखा नहीं रहना है तो उसको तेज दौड़ना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, उसको कोई प्लेट में सजाकर कोई चीज लाकर मिलेगी नहीं। उसी तरह हमारा जीवन, हमें भी अगर नौकरी हासिल करनी, नौकरियां है ना, नौकरियां मिल रही है, लेकिन किन्हें मिल रही है? जो बेस्ट है। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन में जो आगे है वो करेगा, जो नहीं कर पा रहा है वो हारेगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी रोजगार मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मान लो कि मोदी जी फिर से आ जाते हैं। जी, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है। हम खुद अपना व्यवसाय कर सकते हैं। जो हमारे देश के उद्योगपति है जिनकी हम बात करते हैं और हम जोड़ते रहते हैं, अडानी, अंबानी, रतन टाटा, आप इनका इतिहास पढ़िए। इनके पास पहले कुछ नहीं था और आज इनके पास सब कुछ है। आप किताब पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। और इनमें से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है। राकेश सर। जी बिल्कुल। तो जैसा कि एक मूल मंत्र है कि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। जी हाँ। और पढ़ोगे तभी रोजगार मिलेगा। जी हाँ। लेकिन फिर भी जो गरीब जनता है, जैसे कि सिलेंडर के रेट्स जो है काफी बढ़ चुके हैं और पेट्रोल के रेट्स जो है काफी बढ़ चुके हैं। जैसे कांग्रेस जब थी तब सिलेंडर जो है 400 रुपए में आ जाता था। अभी जो है 800, 900, 1000 सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं। और काफी सारी चीजें हैं जो कि पेट्रोल 35 रुपीज लीटर था, अभी जो कि 100 पार हो चुका है। तो इस बारे में जैसे आप क्या कहोगे? इस बारे में मैं एक ही कहूंगा कि हर देश को आगे बढ़ना है, हमारे देश को भी आगे बढ़ना है। और अगर हम ये छोटी छोटी चीजों की तरफ अगर ध्यान देते रहेंगे तो हम अपने देश को आगे कभी बढ़ा नहीं पाएंगे। आप अभी भी बाकी देशों से अपने देश के पेट्रोल के दाम कंपेयर करके देख लो, आपको पता रहेगा कि हमारा अभी भी देश के जो पेट्रोल के दाम है वो कंट्रोल में है। और लोग पेट्रोल करते हैं, सिलेंडर के बारे में इतना, जब और भी अन्य चीजें होती है जिसमें लोग फिजूल खर्चा करते हैं, उस बारे में कभी चर्चा नहीं करते। फिजूल खर्चा जैसे कि पार्टीज है, किटी पार्टीज में जाते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स, घूमने फिरने जाते हैं, बहुत सारी महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। एक ड्रेस ही खरीदने जाते हैं तो 2000 का एक ड्रेस हो जाता है। तो इस बारे में कभी लोग चर्चा नहीं करते, फिजूल खर्ची के बारे में। और जहां सिलेंडर और थोड़ा सा 100 रुपए 130 रुपए पेट्रोल में अगर डालते हैं तो इस बारे में लोग चर्चा करते हैं। लेकिन हाँ, मैं लोगों से यही कहूंगा, जनता से यही कहूंगा कि एक बार बाकी जो देश है उससे भी आप कंपेयर करें अपने देश के जो प्राइसेस है। क्योंकि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अभी हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, आप भी यूज करते हो, हम सब यूज करते हैं इंटरनेट। और ये समय के हिसाब से यूज करना जरूरी भी है क्योंकि हमें बाकी देशों से पीछे रहना नहीं है। और इंटरनेट यूज करने के लिए हमें डेटा परचेस करना होता है। जैसे कि 1 GB डेटा
अब 1 GB डेटा की कीमत हमारे देश में 19 रुपए है, मात्र 19 रुपए। 1 GB सर 1.5 GB भी मिल जाएगा आपको। 19 रुपए में 1.5 GB भी मिल जाएगा। आप बाकी देशों में जाओ, 1 से 1.5 GB डेटा के लिए आपको काफी कीमत चुकानी पड़ती है सर। उस हिसाब से हमारे देश में डेटा काफी सस्ता है। जी सर। तो जनता देख रही है, हम सभी को देख रही है, जनता जो है एक बहुत ही मतलब प्रश्न है जनता को कि आने वाले पिछले दिनों में एक एक्ट लागू किया है जिसका नाम था CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ। तो सर प्लीज हमें बताइए कि ये CAA क्या है। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ही इसका आंसर छुपा हुआ है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है? आपको इस देश का नागरिक होने के लिए जो नेशनलिटी या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है, जो आपको बनानी होती है। अगर आप इस देश में रहना चाहते हो या फिर इस देश की नागरिकता लेना चाहते हो, तो इस देश में आपको कम से कम 5 साल रहना पड़ेगा। जी। जो इस देश में 5 साल गुजार लिया, वो भारतीय कहला सकता है। जी। अगर आप मान लीजिए राकेश सर किसी और देश से, मानते हैं चलो पाकिस्तान से आप आए हो जी, और पिछले 5 साल से आप भारत में रह रहे हो, और जैसे कि आपके पास, मेरे पास आधार कार्ड है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, और ऐसे लोगों की हमारे देश में कोई गिनती नहीं है। पता नहीं वो कितने सालों से यहाँ हमारे देश में चोरी छुपे रहते हैं। उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, उनके पास उनकी कोई पहचान नहीं है, और हमारे देश में अगर कभी कोई हादसा अगर हो जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में पुलवामा, जानते हो आप, तो ये हादसा जो हो रहे हैं, इस बारे में जब ये हादसे होते हैं तो किसी की पहचान नहीं हो पाती है। और ये जो आतंकवादी घटनाएं जो होती है, ये हमारे देश में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जो करता है वो आतंकवादी हमारे देश में ही छुपा है जी। और जब तक उसकी पहचान होगी नहीं, अभी हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इसीलिए सिर्फ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यही कहता है कि अगर आप इस देश के रहवासी हो और आपके पास अगर यहाँ की नेशनलिटी नहीं है, तो आप उसे लो, और इस देश के, हमारे देश के जो भारतीय है, भारतीयता नागरिक तत्व जो आप है, आप भारत के नागरिक बनो। बस CAA यही कहता है, इसके ऊपर CAA का कुछ भी कहना नहीं। तो विजय सर, हम आपके साथ और भी चर्चा करेंगे, और भी आगे कुछ प्रश्न है जो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उसके पहले ब्रेक का समय हो चुका है, तो ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मुलाकात हम और आप में। तो हमारा जाते जाते जो है अगला प्रश्न ये है कि धारा 370 क्या है? हाँ, काफी अच्छा प्रश्न है। धारा 370, देखिए धारा 370 जो है, जम्मू कश्मीर जी, जब से हमारे देश को आजादी मिली जी, 1947 जी, तो उस समय से हमारा जो देश है, इस देश में जो जम्मू कश्मीर साइड है, वहां हमारा संविधान लागू नहीं था। पूरे भारत में अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो जो उत्तरी भाग है हमारे देश का, जो उत्तरी भाग है, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, वहां पर कोई संविधान मानता नहीं था। वहां पर संविधान लागू नहीं होने की वजह से ना तो गणतंत्र दिवस, ना स्वतंत्रता दिवस, और ना ही तिरंगा लहराया जाता। और वहां पर SC, ST, OBC, NT, SBC, EBC, ये जो सारे लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, इनको भारतीय संविधान में दिए गए जो राइट्स है, वो उन पर एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे।
और सबसे बड़ी बात, अगर कोई क्राइम हो जाता था तो उसके लिए जिम्मेदार भी कोई नहीं था। लोग मनमानी करते थे। और तो और आप वहां जा नहीं सकते थे। आतंकवादी घटनाओं से आप और हम अच्छी तरह से रूबरू हैं। हम अपने देश का 1971, 1965 हमने देखा है, पढ़ा है, कारगिल पढ़ा है जी, 1999 कारगिल आप सब जानते हो, टाइगर हिल, हमारे कनान के प्रकाश देशमुख जिसमें शहीद हुए थे। ये सारी तो घटनाएं जो हो रही थी, इनका कारण था 370 जी। अब एक तो 370 और CAA, इसको गंभीरता से इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि अगर CAA हट गया, सॉरी 370 अगर हट गया तो वहां पर हमारा संविधान लागू हो जाएगा। और अगर हमारा संविधान लागू हो जाता है तो वहां पर हमारा तिरंगा लहराएगा और वहां पर हम शान से जय हिंद बोल सकेंगे। और अभी वो सारी चीजें हो चुकी है, वहां पर तिरंगा जो है लहराते हुए हम देख सकते हैं। अब एक संविधान है। जी हाँ, अब एक संविधान है, एक देश। इसीलिए मैं कहता हूं 370 हटना ये काफी लाभकारी। जी बिल्कुल। अब जैसे कि भाजपा या फिर बीजेपी की जब सरकार आई है तो सबसे पहले जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है। जी हाँ। तो राम मंदिर बना है तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वहां पर जो है बाबर का भी इतिहास रहा है जी। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर जो अयोध्या में राम मंदिर जो था जी जी, वो कभी ना कभी जो है उसको मतलब बाबर ने जो है अपना वहां पर मस्जिद वगैरह बनाया था। तो ये बात आप हमारी जनता को बताइए कि ये क्या हुआ था। हाँ, क्या सच है इसका। ये बहुत आस्था का विषय है जी। हमारा जो सनातन धर्म है जी, सबसे पुरातन धर्म है जी। हमारे सनातन धर्म में जब हम सूरज की, अग्नि की, वायु की पूजा किया करते थे, वो हमारा देश, वो हमारी संस्कृति है। अब हमारी संस्कृति, हमारा वैभव इतना गौरवशाली था राकेश सर जी, कि हमारे देश पर कई लोगों की नजरें गड़ी हुई थी जी। उनमें मुगल्स भी शामिल है जी। अब सिंपल है, मोहम्मद बिन कासिम आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहले अपने भारत में आया। जी। मोहम्मद घुरी का आपने नाम सुना होगा जी, जिन्होंने भारत के जो टेम्पल्स है, मंदिर, इनमें जो खजाना था पूरा लूट कर अपने देश लेकर गए। अफगानिस्तान से जो अब्दुल शाह अब्दाली वो आया, उन्होंने भी अपने देश को लूटा और ले गए। अब ये जो लड़ाई चल रही थी, अब इस लड़ाई में हुआ यूं कि जब हमारे सनातन धर्म वाले हार जाते थे, जाहिर सी बात है हमारे हाथ में फूल होते थे, उनके हाथ में तलवारें होती थी, और हमारे हाथ में जो फूल है उसका मुकाबला तलवारें नहीं कर पाई। और जो हमारी जमीनें हैं, आदिल शाही, निजाम शाही, इन सारे लोगों ने हत्या ली और जहां हमारे मंदिर थे वहां मस्जिद बना दी जी। हालांकि उन्होंने जीता था, पर उनको कौन सा अधिकार था हमारे मंदिरों को या हमारे देश को जीतने का? उनको किसने अधिकार दिया हमारे देश में आने का जी? अब मुझे बताइए राकेश सर, आपके घर में आकर अगर जबरदस्ती मैं करूं और आप ही के घर में आकर अगर मैं रहना शुरू कर दूं तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। तो वैसे ही देश हमारा था,
और हमारे देश में जब मुगल्स आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं और ना जाने कौन कौन आ रहे हैं, जो आया केवल लूटता गया। जी। अब जाहिर सी बात है, मंदिर के ऊपर मस्जिद बने और बाद में आप वो मस्जिद तोड़ोगे तो उसके नीचे मंदिर तो निकलेगा ही। जी बिल्कुल, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने राम मंदिर बनाया है तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं एक विशिष्ट समुदाय के लोग कहते हैं कि उन मंदिरों के नीचे जो है वो बुद्धिस्ट जो जगह थी वो थी, तो क्या ये बात सत्य है या फिर सच है? जी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बुद्धिज्म जो है हमारे देश का एक प्राचीन रिलीजन रहा है। 250 साल पहले बुद्धिज्म ही तो था। जी। सम्राट अशोक द्वारा इस बुद्धिज्म का स्प्रेड किया गया, लेकिन मुगल्स ने इस बुद्धिज्म को भी खत्म करने की कोशिश की। जी। अफगानिस्तान तक सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था। जी। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये पूरा सम्राट अशोक ने एक अखंड भारत का निर्माण सबसे पहले किया था, जिसका सपना सबसे पहले जो राजा थे हमारे देश के, जिनका नाम था पुरुषोत्तम जी, पोरस, जिसे पोरस नाम से सब जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने ये सपना देखा था और उनकी मदद की वो सपना पूरा करने में हमारे देश के जो अर्थशास्त्रज्ञ हैं चाणक्य जी, चाणक्य जी नहीं होते तो सम्राट अशोक नहीं होते, सम्राट अशोक नहीं होते तो अखंड भारत नहीं होता, और अभी इस अखंड भारत को खंड खंड कर दिया गया है। अभी जानते हैं हम, हमारा भारत सिमट कर रह गया है, हमारे भारत की सीमाएं सिमट कर रह गई है। जी, तो मैं यही कहूंगा कि बस अभी जैसा भी है, जितना भी है हमारा है और हमने सबने अभी उसे बचाना है। जी, जैसे हम लोग मुद्दे कह रहे हैं कि भारत में जैसे बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, तो मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उस पर जो है किसी की नजर नहीं थी, शायद से कोई मीडिया वालों ने भी उन्हें दिखाया नहीं था या फिर बराबर उस पर इलाबोरेट नहीं किया था। जी जी। लेकिन उस बारे में जो है कि बहुत सारे जो है सोशल मीडियाज या फिर नेटवर्क जो है वो बंद हो चुके थे, कई दिनों के बाद पता चला कि वहां पर ऐसी हिंसा हुई है। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं ये भारत में जो हो रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो इस बारे में जैसे हमारे आप इस बारे में हमें क्या बताएंगे? मैं तो यही कहूंगा, देखिए हम एक परिवार है, हम भारतीय है, जिस तरह से हमारे घर में एक परिवार होता है वैसे ही हमारा देश है। परिवार में क्या झगड़े नहीं होते? होते। वैसे ही हमारे देश में अभी उधर जो गारो, खासी ऐसे आदिवासी कुछ समुदाय है अपने हक के लिए लड़ते हैं। देखिए आपको याद होगा राकेश सर जी, मात्र 23 साल की उम्र में 23 मार्च को जो हमारे भगत सिंह जो थे जी, उन्होंने जो उन्हें फांसी हुई थी 1931, ठीक है जी बिल्कुल। तो उनको जो फांसी दी गई थी वो जो भी कारण है हमें पता है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि उन्होंने नींद से जगाने के लिए असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट किया। जी बिल्कुल। अब बॉम्ब ब्लास्ट जो किया था वो बॉम्ब ब्लास्ट करने के पीछे उनका ये उद्देश्य नहीं था कि किसी की वो जान ले, बल्कि उनका ये मानना था, कहना था, समय की जरूरत थी, समय की मांग थी कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। जी। तो बस वही हिंसा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो लोग तो गुस्सा करेंगे। मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि आम आदमी पार्टी जो है
उसमें से केजरीवाल जो है उनको अभी जेल हुई थी, तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक तानाशाह है। तो कांग्रेस की भी देखेंगे तो राहुल गांधी जी वही कहते हैं कि वो एक तानाशाह है। तो क्या लगता है आपको इस बारे में, क्या वो सचमुच अपनी मर्जी चलाते हैं? देखिए, इस देश में ना तो नरेंद्र मोदी तानाशाह है, ना राहुल गांधी तानाशाह है, ना ही अरविंद केजरीवाल तानाशाह है। इस देश का केवल एक ही शाह है। शाह मतलब राजा है, वो है जनता। यहाँ पर कोई भी शाह नहीं बन सकता है। अगर कोई ऐसा बनने की कोशिश करेंगे तो जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। जी बिल्कुल, जैसे कि विजेंद्र सर, इन्होंने हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, इतने सारे गंभीर विषयों पर इन्होंने जो है रोशनी डाली, और जाते जाते इन्होंने ये भी कहा कि जनता जो है वही जनार्दन है, मतलब फैसला जो है वो जनता के हाथ में है। जी हाँ। अब आने वाले 4 जून को देखते हैं कि क्या होता है। सर, 4 जून के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? जी, 4 जून के बारे में मैं यही कहूंगा कि आप सबने उस दिन का इंतजार करना चाहिए, और कर भी रहे होंगे मुझे पता है। और देखते हैं हमारे देश का जो भविष्य है वो 4 जून पर निर्भर करता है। तो अगर हम अपने देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमने जो सबने मिलकर जो डिसीजन लिया है, देखते हैं वो क्या लिया है, 4 जून को वो सबके सामने आएगा। जी धन्यवाद विजेंद्र सर जी, थैंक हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपने इतनी सब बातें बताई जी, थैंक यू। और हमारी जनता को इतनी सारी गंभीर विषयों पर चर्चा की। हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। आपका भी, आपने मुझे आपके स्टूडियो पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, मुलाकात हम और आप में और किसी गंभीर विषय के साथ।